सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कवि सम्मेलनों के बेहद लोकप्रिय, जी हाँ बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो कवि सम्मेलनों में मंचों पर से पढ़ा जाने वाला छंद होता है, उन्हीं छंदों में से एक छंद है घनाक्षरी छंद। मित्रों, घनाक्षरी छंद ऐसा छंद है कि इसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी भाव डालना चाहें, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं वो उसको डालकर आप इस छंद को बना सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। यही कारण है घनाक्षरी छंद कवि सम्मेलनों में काफी लोकप्रिय हो चुका है। जितने भी हिंदी के कवि जो होते हैं सभी इस छंद का उपयोग करते हैं। आप इस वीडियो को धैर्य के साथ देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप नए हैं और घनाक्षरी छंद को समझना चाह रहे हैं या उसकी लय को पकड़ना चाह रहे हैं तो आपको जरूर इस वीडियो से सहायता मिलेगी। आइए बात करते हैं। घनाक्षरी छंद जो है ना, जो आम तौर पर हम लोग जो घनाक्षरी छंद का प्रकार देखते हैं, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, वो होता है मन हरण घनाक्षरी। वैसे इसके बहुत सारे प्रकार हैं। मनहरण घनाक्षरी, जलहरण घनाक्षरी, डमरू घनाक्षरी। डमरू घनाक्षरी सबसे ज़्यादा कठिन है क्योंकि उसमें सारे के सारे वर्ण जो है ना लघु होते हैं। जलहरण घनाक्षरी भी है, देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी आदि इसके कई प्रकार हैं। लेकिन उन सब पर भी बात कभी अवसर मिला तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रूप जो है मनहरण घनाक्षरी का है, जिसमें 4 पद होते हैं और ये चारों पद समतुकांत होते हैं। तुक पर भी मैंने अभी पिछला वीडियो डाला है कि आप तुकांत का निर्णय कैसे करेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख सकते हैं। इसके अलावा मात्रिक छंद और वर्णिक छंदों में क्या अंतर है वो मैंने अभी पिछले वीडियोज में बताया है। आप लोग अगर उतने परिचित नहीं हैं उन प्रकारों से तो एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें 4 समतुकांत पद होते हैं घनाक्षरी में, और चारों पदों का समतुकांत करना। 2-2 पद तुकांत मत कर दीजिएगा। ये नहीं कि रोला की तरह 2 पद पहले तुकांत ले लिया फिर उसके बाद के 2 पदों में अलग तुकांत कर दिया। नहीं, चारों पद में इसका एक तुक होना, समान तुक होना चाहिए। समतुकांत घनाक्षरी छंद चलता है। इसके अलावा वो जो प्रत्येक पद 31-31 वर्णों का होता है। ठीक है, हर एक पद में 31 वर्ण होते हैं। हर एक पद में एक पद जो बनेगा 31 वर्णों का, फिर अगला पद बनेगा वो 31 वर्णों का, उसके बाद अगला पद बनेगा वो 31 वर्णों का, फिर लास्ट का जो चौथा पद बनेगा वो 31 वर्णों का बनेगा। और ये जो 31 पद है ना, इनमें यति का जरा आप विधान समझ लीजिए। 16 वर्णों को लिखकर यति होती है और फिर 15 वर्णों का अगला चरण बन जाता है। और ये जो 16-15 है ना, इसमें भी अच्छा रहेगा कि आप लोग 8-8 वर्णों पर यति रखिए, और इस 15 वाले में 8 और 7 वर्णों पर यति रखिए। 8-8 16, 8-7 15, और ये 16-15 मिलके 31। क्योंकि अगर आपने इस फॉर्मेट को अगर फॉलो कर लिया तो बिल्कुल शुद्ध घनाक्षरी छंद बनेगी। बहुत सारे कवि ऐसा भी करते हैं, जरूरत के अनुसार 16 वर्ण भी ले लेते हैं, यानी 8 और 9 वर्ण पर यति वाला नियम नहीं मानते हैं। हालांकि यहाँ यति कहने से अभिप्राय ये भी एक बनता है कि आप लोगों ने जो मात्रा वाला मात्रिक छंदों में अभी तक इस चैनल पर देखा होगा कि जब हम मात्राओं वाले छंद में यति की बात करते हैं तो उसमें यति का अर्थ यही होता है कि उस मात्रा विशेष पर जहां पर यति होनी है वो अपनी अगली मात्रा से मिक्स नहीं होना चाहिए। तो वर्णों में उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी वर्ण छंटे हुए ही हैं। फिर इसमें वो समस्या तो नहीं आएगी कि वो वर्ण उसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन यहां कहने का अर्थ होता है ना कि वो शब्द, जो आपका शब्द है वो बीच में से रुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको शब्द को बीच से काटना पड़े यति के लिए। ये कहने का, जैसे ये मनहरण घनाक्षरी, आप ये 2 शब्द देख रहे हैं ना, तो इसमें 5 वर्णों के बाद यति हो रही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 के बाद यति। अगर मान लीजिए कि इसमें हमने 2 वर्णों पर यति कह दी होती तो दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि देख रहे हैं मन
और हरण, तो अगर दो वर्णों पर यति लेंगे तो मन और हरण, तो एक शब्द को ही बीच से हमको तोड़ना पड़ेगा, तो ये एक परिस्थिति बढ़िया नहीं बनी। तो ये ध्यान रखिएगा कि 8-8 वर्णों पर यति कहने का अर्थ ये होता है कि शब्द उसी हिसाब से बना लिखिए कि 8 वर्णों पर वो शब्द संपूर्ण पूरा हो जाए। अगला जो 8 वर्ण है वो अपने स्वतंत्र शब्दों से बने, फिर उसके बाद का जो ये 8 वर्णों का जो अगला हिस्सा है वो अलग शब्द समूह से बने, और ये 7 वर्णों का अलग शब्द समूह से बने। और इसके लास्ट में ना मनहरण घनाक्षरी का जो हर पदों के अंत में वर्णों का क्रम लघु और गुरु होता है। मतलब कि हरेक पद का जो अंत है, हरेक पद का जो समान पदांत होगा, पदांत कहने का मतलब पदांत तो खरी तुक वाला हो जाएगा, इसलिए इसको हर एक पद का अंत ही कहिए, ज्यादा क्लियर रहेगा। हर पद का अंत लघु गुरु से होना चाहिए। ये लघु अगर न भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गुरु मस्ट है। ये जो है ना, ये आना ही आना है, नहीं तो लय खत्म, नहीं तो इसका ये नियम समाप्त हो जाएगा मनहरण घनाक्षरी का। फिर आप किसी और में ही चले जाएंगे, किसी और छंद की परिभाषा में आप तब चले जाएंगे अगर लास्ट में आपने ये लघु गुरु वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो। और ये लास्ट का गुरु तो होना ही चाहिए, लघु हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु होना ही होना है। इसके अलावा वो जो ये वर्ण है, यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ मात्राओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ वर्णों की बात हो रही है। तो ये जो 8-8-8-7 वाले वर्ण है ना, इनको लिखते समय आप मात्रिक संयोजन का जरा ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वर्णों को भी लिखते समय मात्राओं का संयोजन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इससे उसका जो क्रम है वो स्पीड वाला बनेगा, नहीं तो लय टूटने लगेगी। कैसे बनेगा वो देखिए। यहां देखिए, यहां मैंने घनाक्षरी छंद का एक पद लिखा है समझाने के लिए। अभी मैं आपको पूरे पदों पर भी दिखलाऊंगा घनाक्षरी, लेकिन पहले आप उसको समझ लीजिए कि उसका एक एक पद, हर एक पद किस तरह से बनता है। यहां देखिए 8-8-8-7 पर मैंने यति रखी है, कुल मिलाकर 31 वर्ण आपको हो गया, एक पद 31 वर्ण का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको 4 पद बनाने हैं। लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ गुरु है, गुरु वर्ण है ना, और उसके पहले ए जो है ये भी गुरु वर्ण ही है, तो इसलिए मैंने कहा था कि लास्ट का ये गुरु वर्ण ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर गुरु लघु रहता तो और अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी लय देखिए, तुमको तलाश रहे कब से नयन मेरे, अब न सताओ प्रिय रात बीत जाएगी। तो ये एक मैंने समझाने के लिए लिखा। अब देखिए यहाँ शब्द संयोजन पर जरा ध्यान दीजिएगा। वर्णों के आधार पर है, मात्रा के आधार पर नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको तलाश रहे 4-4, तुमको भी 4 मात्रा, तलाश भी 4 मात्रा, रहे भी 4। इसके अलावा शब्द संयोजन देखिएगा, तुमको सम के बाद सम, तलाश 1-2 हुआ ना, सम के बाद सम लगा, और 4 के बाद 4 ही आया है। इसके अलावा जगण को यहां नहीं डाला, यहां सगण रखा है, 1-1-2 रखा है। अगर इसी को हम पलट देते, तलाश तुमको रहे, ले गया। अगला देखिए, कब से नयन मेरे, इसी को हमने अगर लिख दिया होता नयन कब से मेरे, तो जरा लय अटकने लगेगी। अब न सताओ प्रिय, तो यहां अब न ये 3 मात्रा है और ये 5 है, तो 3 और 5 का क्रम सही माना जाता है। तो अब न सताओ प्रिय, यहां लय ठीक है। अगर इसको सताओ अब न प्रिय कर देते, लय खराब हो जाती। इसमें देखिए रात बीत जाएगी, 3-3 मिलाकर 3-3, ये मात्रिक क्रम सही है। रात भी 3 मात्रिक, बीत भी 3 मात्रिक, और जाएगी तो रात बीत जाएगी। अगर इसको आप कुछ और लिख देते, इसको अगर शब्द संयोजन ये ना करके, इसमें तो खैर आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें आपने इस तरह का शब्द संयोजन ना चुन के कोई ऐसा शब्द संयोजन चुन लिया होता है जो कि मात्रिक रूप से गलत है, तो इसकी भी लय टूट जाएगी। हालांकि ये वर्णिक छंद है और ये वर्णवृत्त नहीं है, इसमें आपको इतनी स्वतंत्रता मिलती है कि आप इसको अपने हिसाब से लिख सकें, लेकिन फिर भी उसमें मात्रिक संयोजन का थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं तो इसका लय
इसकी बाधित नहीं होनी चाहिए, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको पूरा घनाक्षरी छंद मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। उसको आप जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पूरी तरह इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये मेरा ब्लॉग है, वाइट बोर्ड पर घनाक्षरी जैसा छंद थोड़ा लंबा पड़ रहा था लिखने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको अपने ब्लॉग पर से ही दिखला दूं। ये आप लोग मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। इस पर आपको अलग अलग छंद, मेरी कहानियाँ, लघु कथाएँ और इसके अलावा छंद के शिल्प पर भी आपको पोस्ट मिलेगी। आप इच्छुक हैं तो पढ़ सकते हैं। शब्द सुगंध नाम से है। तो इसमें देखिए, जैसा कि आप घनाक्षरी में देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ये मनहरण घनाक्षरी, जिसकी विशेष रूप से मैंने इसमें चर्चा की है, उसमें 4 पद होते हैं। जैसा कि आप यहाँ 4 पद देख पा रहे हैं, जो फुल स्टॉप और लास्ट में जो डबल वाला है, डबल फुल स्टॉप, वो उसका चौथा पद है। तो इसमें आपने अगर गिना होगा तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया, 31 वर्ण सभी पदों में होते हैं। और उन 31 वर्णों में यति पहले 16 वर्णों पर होती है और फिर दूसरा हिस्सा 15 वाला होता है। और इस 16-15 में भी जो है 8 8 8 और 7 पर यति होती है। जैसे लाल, पीले, हरे, सभी, ये 8 वर्ण एक साथ होगा। संग संग झूम रहे एक साथ। खुशियों ने कामना की 4 और 4 8। दुनिया सजाई है 7। इस तरह से, इसी तरह से बाकी आप सभी पदों में गिन सकते हैं। 3 छंद यहाँ आप देख पा रहे हैं। होली विशेष है, इधर मैंने घनाक्षरी लिखी नहीं है कुछ समय से, तो एक जो पहले का लिखा हुआ छंद है होली पर घनाक्षरी छंद, वही दिखला रहा हूँ। वैसे भी अब तो होली का ही सीजन स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे ठंड घटेगी होली चढ़ने लगेगी। तो आइए लय से पढ़ते हैं। लाल पीले हरे सभी संग संग झूम रहे, खुशियों ने कामना की दुनिया सजाई है। जम के उड़ा रही गुलाल छत बावरी, तो बूढ़े अंगना को याद यौवन की आई है। मालपुआ सबको मिठास बांटने में जुटा, सपनों ने किलकारी जम के लगाई है। रंग ही तुम्हारा है लगा नहीं मुझको, तो कैसे कहे दिल मेरा मेरी होली आई है। रंग ही तुम्हारा है लगा नहीं मुझको, तो कैसे कहे दिल मेरा मेरी होली आई है। आशा है आपको इसकी धुन अच्छी लगी होगी। अलग अलग बहुत सारी धुनों में आप इसको घनाक्षरी को पढ़ सकते हैं। ये चूँकि हल्के फुल्के मूड की घनाक्षरी है तो मैंने हल्के फुल्के मूड में पढ़ दिया। अगर आप इसमें ओज भरे कुछ शब्द लिख रहे हैं, इसी तरह से ये एक घनाक्षरी ऊपर है, दूसरी नीचे, तीसरी उसके नीचे, 3 घनाक्षरी छंद आपके सामने हैं। इसी तरह से आप अपनी इच्छानुसार किसी भी लय में पाठ कर सकते हैं। आपने यदि मात्रा संयोजन अच्छी तरह से किया होगा तो इतना जान लीजिए कि आप उसको किसी भी धुन में पढ़ेंगे, बिल्कुल उसकी धुन को कहीं पर भी बाधा आपको पाठ करते के समय आपको नहीं आएगी। अगर आपका शब्द संयोजन, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, उस हिसाब से अगर नहीं है तो फिर आपको टूटने लगेगा। इसको पढ़ने में इसका जो प्रवाह है वो टूटने लगेगा। ठीक है, तो ये घनाक्षरी पर आज हम लोगों ने बात की। अगले वीडियो में फिर से किसी एक नए छंद के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।